मैं हूं अंकित अवस्थी। तो क्या बीजेपी तानाशाही के लिए मोटिवेशन ले रही है? और ऐसे में भारत में जब भी तानाशाही शब्द का उपयोग होता है तो यह आरोप भाजपा पर लगता है। भाजपा वाले कांग्रेस पर लगाते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के समय तानाशाही की थी, और इस बार के इलेक्शन में बीजेपी पर आरोप था कि ये लोग बहुमत ही इसलिए चाहते हैं ताकि ये संविधान बदलकर देश में तानाशाही कर सकें। तानाशाही का मतलब है जो सत्ता में है उसे कोई रोक ना पाए, वो अपनी मर्जी से देश को चलाए, उसके सामने विपक्ष गौण हो जाए। में सबसे बड़ा प्रश्न यही, बीजेपी कब तक यह कहेगी कि यह नेहरू जी ने कहा, या कांग्रेस कब तक यह कहेगी कि आप कांग्रेस वाले बीजेपी वाले चीन के आगे बिक गए? क्यों नहीं हम कभी भी दोनों पार्टी वाले बैठकर दुनिया के सामने एक जैसा स्टैंड रख पाएंगे? ये कब होगा? हमारे देश की एक जो सबसे बड़ी जरूरत, हम राष्ट्रीय मुद्दों पर खूब बहस करें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जब भी हों तो हम पूरे देश के लोग, सारे दलों के नेता पूरे देश को एक देश के रूप में रिप्रेजेंट कब करना शुरू करेंगे? असल मुद्दे पे बहस ये होनी चाहिए। अगर हम दुनिया के सामने राष्ट्र के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय रूप से रिप्रेजेंटेशन के समय झगड़ते दिखेंगे तो उन्हें हमारे यहां स्थान दिखेगा, फिर वो हमारे बीच में फूट डालने का प्रयास करेंगे। ये मेरी समझ कहती है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ साथियों के साथ साझा करके उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने की कहिएगा। विपक्ष गौण हो जाए, ऐसे में यह खबर आज की चर्चा इसलिए बन जाती है क्योंकि इसी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के लीडर्स भाजपा के नेताओं से मिलने दिल्ली पधारते हैं, और वो ना केवल बीजेपी के नेताओं से मिलते हैं बल्कि वो आरएसएस से भी मुलाकात करते हैं। ऐसे में राजनीति में एक नया स्टैंड क्लियर होता है, क्रिएट होता है, और वो स्टैंड ये कि कहीं ये प्रेरणा तो नहीं ले रहे हैं कि भाई तुम जो वहां करते हो वो जरा हमें बताओ। और अगर ऐसा है तो क्या बीजेपी तानाशाही के लिए मोटिवेशन ले रही है? क्योंकि हमारे देश में अक्सर कहा जाता है कि अगर देश को तरक्की करनी है तो चीन की तरह तानाशाही लानी होगी। कई बार हमने इस पर सेशन भी किया है, समझाने का प्रयास भी किया है कि दोनों में क्या अंतर है। फिर भी आज के सेशन में भी हम इसे लेकर चलेंगे। भारत की राजनीतिक व्यवस्था साथ साथ चीन की राजनीतिक व्यवस्था का डिस्कशन करेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे कि क्या वाकई में तानाशाही की मास्टर क्लास चल रही है। साथ ही साथ एक और सवाल का जवाब देंगे। कई बार आपने भारत में एक प्रश्न कई बार सुर्खियों में सुना होगा, बीजेपी देश में वन नेशन वन इलेक्शन की कवायद कर रही है, लगातार उसको लेकर कमेटियां बन रही हैं। चर्चा है कि जैसे ही जनगणना समाप्त होगी उसके बाद परिसीमन होगा और पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के प्रयास किए जाएंगे, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ, ताकि 5 साल के लिए कोई चुनाव दोबारा कराने की बात ना करे। ऐसे में फिर एक सवाल बनता है, जैसे इस देश में वन नेशन वन फोन नंबर, वन नेशन वन टैक्स, तमाम प्रकार से वन वन शब्द चला, क्या बीजेपी वन नेशन वन पार्टी की तरफ बढ़ रही है? क्या इसकी प्रेरणा के तहत बीजेपी के नेताओं से सीसीपी के नेता मिल रहे हैं? क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि यह क्या हो रहा है, कोई तो बताओ। तो चलिए आज हम इस बात पर जितना भी उपलब्ध डेटा है उससे चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी जो कि देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, होना थोड़ा व्यवहारिक भी है क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी भारत की है, और भारत की 140 करोड़ की आबादी में ऑफिशियल डेटा अनुसार 14 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स बीजेपी रखती है। बीजेपी के बाद जो दूसरे नंबर पर आती है राजनीतिक पार्टी विश्व में, वो यही सीसीपी पार्टी जो चीन की है, जिसके पास 10 करोड़ सदस्य हैं, इसका नाम लिया जाता है। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि चाइना के अंदर भी तो पॉपुलेशन लगभग हमारे बराबर है, ऐसे में वहां पर 10 करोड़ ही लोग राजनीतिक दल में हैं, तो बाकी लोग क्या करते हैं? क्या उनके पास कोई विपक्ष उपलब्ध है, या फिर वो राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेते? वो थोड़ा आगे चल के हम क्लियर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बीजेपी अपने आप को एज ए नेशनलिस्ट पार्टी बताते हुए प्रमोट करती चलती है। बीजेपी का मानना है कि वो दुनिया की लार्जेस्ट पार्टी है और देश के अंदर देश के साथ देश के लिए काम करने के लिए राष्ट्रवाद की भावना पर चलती है, और उसमें बिल्कुल इस समय पार्टी के चेहरा बने हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिल्कुल वैसे ही जैसे चीन के अंदर उनकी पार्टी के लीडर शी जिनपिंग चेहरा बने हुए हैं।
विपक्ष बार बार सवाल में यही उठाता है कि इस मुलाकात को क्या नाम दें, जिसमें चीन के राजदूत के साथ सीसीपी के लीडर आए हुए हैं और वो बीजेपी के लीडर से मुलाकात कर रहे हैं। यह तस्वीर हेडलाइन बनती है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के डेलीगेशन का बीजेपी ऑफिस में विजिट होता है और यह विजिट गलवान वैली इंसिडेंट के बाद पहली बार होता है। गलवान वैली इंसिडेंट के बाद हालांकि बहुत सी चीजें पहली बार हो रही हैं। उनमें चाहे दोनों देशों के बीच विदेशी सेवा के लिए फ्लाइट का शुरू होना हो, दोनों देशों के बीच व्यापार की सुगमता को बढ़ाने का प्रयास हो, नेताओं की आपसी मुलाकात हो, प्रधानमंत्री का चीन दौरा हो, विदेश लेवल को संचार रूप से चलाने के लिए तमाम विदेशी निवेश के तरीके हों, बहुत सी चीजें फिर से खुल रही हैं। लेकिन इस बीच में यह हेडलाइन मायने रखती है। विपक्ष पूछता है कि लाल आंखों की जगह रेड कारपेट क्यों बिछाया है, जवाब दीजिए। आइए इस पूरी कहानी को पहले चीन की राजनीतिक व्यवस्था को समझते हुए ले चलते हैं। चीन, जिसे साम्यवाद के तरीके से शी जिनपिंग को चेहरा मान करके ट्रीट किया जाता है, उसकी तुलना में सीसीपी और बीजेपी की तुलना की जा रही है, क्योंकि बीजेपी के ऊपर एक पार्टी, एक नेता की सर्वोच्चता, बाकी सभी नेताओं को केंद्र से ही दिशा और डायरेक्शन दिया जाना, पूरे देश के अंदर पार्टी की एक जैसी पॉलिसी का फॉलो होना, ऊपर बैठे हुए जो हुक्मरान हैं, आलाकमान हैं, उनके द्वारा पूरे देश के नियम कानून तय करना, यह पूरे देश के अंदर एक भाव लाता है कि राजनीति चाहे स्टेट की हो, फैसले केंद्र ही कर रहा है। और हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में हुए चुनाव के बाद बिठाए गए मुख्यमंत्रियों को देखकर यही सबसे पहली चर्चा बनी कि मुख्यमंत्री अब जननेता नहीं होते, केंद्र डिसाइड करता है, केंद्र में बैठी बीजेपी डिसाइड करती है कि उन्हें कौन से नेता पर भरोसा है। पहले तक ऐसा हुआ करता था कि उस क्षेत्र का, उस राज्य का सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे ताकतवर नेता मुख्यमंत्री पद का दावेदार होता था। लेकिन लगातार इन राज्यों में जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, वो एक गुजरात मॉडल की तरह पाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री को हटा भी दिया जाता है, दूसरा मुख्यमंत्री बिठा दिया जाता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री के चेहरों को राज्यपाल की तरह अब बदलने का काम केंद्र में बैठी बीजेपी जो कर रही है, उससे सवाल बनते हैं कि केंद्र की सर्वोच्चता स्थापित करते हुए क्या राज्य के लिए मामले जो हैं या लोकल पॉलिटिक्स के कोई मायने रह भी जाएंगे या फिर नहीं। इन सभी प्रश्नों को हम तलाशने से पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन जो है उसकी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की इस मुलाकात पर तमाम प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। अब तक जो मुद्दे हैं वो यही कि उनका वन पार्टी सिस्टम हमारे देश में क्या संभव है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था और उनकी राजनीतिक व्यवस्था में क्या अंतर है। इसलिए यहां पर दो चीन कहा जाते हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसीलिए ताइवान और चीन दोनों अपने आप को चाइना ही बोलते हैं। एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है, एक रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है। और दुनिया में जो मेन चाइना है वो कहता है कि दुनिया वालों, तुम्हें केवल एक ही चीन मानना है और ताइवान को हमारा ही मानना है। असल मायने में यहां राजनीतिक रूप से दो पार्टियां जरूर हैं, लेकिन उन दोनों पार्टियों ने दो देश पकड़े हुए हैं, एक ताइवान और एक मेनलैंड चाइना। ठीक है, अब जो मेनलैंड चाइना में 140 करोड़ के आसपास की जो आबादी वाला चीन है, उस चाइना में फिर भी एक ही पार्टी क्यों है? अपोजिशन क्यों नहीं? अपोजिशन क्यों नहीं? इसके लिए यहां की जनता को राजनीति में विश्वास ही कैसे है? क्या ऊपर बैठा हुआ आदमी ही सारे फैसले करता है? इसके पीछे का चीन का तर्क क्या है या चीनी व्यवस्था क्या है, थोड़ा सा उसे भी समझ लेते हैं। यह आसान रूप से मैंने समझाने का प्रयास किया और उस प्रयास को मैं आपके सामने कुछ इस क्रोनोलॉजी से समझा सकता हूं। सबसे पहले पार्टी के अंदर लगभग 10 करोड़ सदस्य, वो अपने में से नेशनल पार्टी कांग्रेस चुनते हैं, जो लगभग 2300 डेलीगेट्स की एवरेज संख्या रखती है। इसमें से 376 मेंबर सेंट्रल कमेटी में चुने जाते हैं। ये अपने में से पोलित ब्यूरो बनाते हैं, जो लगभग 24 लोगों का होता है। पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी बनाती है, जिसमें 7 मेंबर होते हैं और उसके बाद में जनरल सेक्रेटरी होते हैं। ये वो 7 लोग हैं और बीच में बैठे सुप्रीम लीडर जो जनरल सेक्रेटरी हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। यहां पर जनरल सेक्रेटरी के साथ पोलित ब्यूरो के ये जो 7 मेंबर हैं, असल मायने में ये चीन के अंदर मेजर जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं। इन्हीं के पास बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, इन्हीं के पास में मेजर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हुई होती हैं। इसी के साथ साथ ये जो बाकी बचे 24 मेंबर हैं,
इन्हें भी बहुत से काम दिए जाते हैं, 24 इन्हीं के अंदर से हैं, तो इन्हीं में से जो बचे हुए मेंबर रह गए उन्हें बाकी काम दिए जाते हैं, और भी ज्यादा काम की जरूरत होती है तो फिर नीचे से लोग उठा लिए जाते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर तमाम प्रकार के मंत्रालय होते हैं, ऐसे यहां पर मंत्रालय, पोलित ब्यूरो, स्टैंडिंग कमेटी, पोलित ब्यूरो, इन सब के पास कार्यों का विभाजन होता चला जाता है। यह यात्रा इनकी भारत के पड़ोसी देशों में भी रही है, चाहे फिर आप मालदीव्स में देखें, चाहे आप बांग्लादेश में देखें, इसी तरह की यात्रा इनकी भारत में भी रही। और भारत में केवल बीजेपी के साथ ही यात्रा नहीं रही, इनकी यहां की कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स के साथ भी मुलाकात हुई है। अर्थात इनकी मुलाकात में देश के अंदर राजनीतिक दलों में कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से इनकी मुलाकात हुई। लोगों की प्रतिक्रियाएं आई कि प्रधानमंत्री मोदी उस समय इनसे मुलाकात करवा रहे हैं अपने नेताओं के, जिस समय सक्सग्राम नामक जो क्षेत्र है, सक्सगाम वैली, जिसको कभी पाकिस्तान ने 1963 में चीन को भेंट कर दिया था, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा, उस समय पर चीन उस क्षेत्र में निर्माण कर रहा है। भारत उसका विरोध करने के समय इनके साथ मित्रता निभा रहा है। सक्सगाम वैली के मामले को भारत में विपक्ष के आरोप पर सत्ता पक्ष का कहना यही है कि यह उस समय की बात है जिस समय देश में नेहरू जी का शासन होता था। 62 के युद्ध में चीन भारत के अंदर घुस आया था, बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक हिस्सा पीओके से चाइना को दे दिया गया था। उस पर आज की प्रतिक्रिया वर्तमान रूप से विरोध की है जो हम कर चुके हैं, लेकिन विरोध के साथ साथ हम इनके साथ बातचीत में हैं, उसके अवसर हमने खोले हुए हैं। तमाम प्रकार के अपोजिशन के आरोप, सत्ता पक्ष की अपनी तरफ से सफाई, ये सब चलती चली आई। इस पर विपक्ष की तरफ से कांग्रेस ने कहा कि साहब, हमें दिक्कत आपके मिलने से नहीं है, दिक्कत यह है कि अगर विपक्ष का कोई नेता मिल लेता तो बीजेपी इसे एमओयू करार दे देती और कहती कि देखिए देश के विरोध में इन्होंने ऐसा कर लिया। यह बात कैसे आई, उसके पीछे की कहानी भी सुन लीजिए। हमारे देश में जब डोकलाम की घटना घटी थी 2017 में, उस समय पर राहुल गांधी जी की एक मीटिंग सीसीपी के लीडर्स के साथ हुई थी, जो शुरुआत में पब्लिक नहीं हुई थी। भाजपा ने बाद में आरोप लगाया कि आप चाइना वालों के साथ मिल लिए थे। इस तरह से देश में राजनीति में जब राष्ट्रवाद खुमार पकड़ता है, उस समय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष यह आरोप लगाने के प्रयास में रहता है कि कौन चीन के द्वारा बिक गया है। समझ यह नहीं आता कि चीन आफ्टर ऑल इन लोगों को खरीद कैसे लेता है। पर फिलहाल के लिए उम्मीद है कि आपको राजनीति में लग रहे आरोप प्रत्यारोप पता हो और सक्सगाम वैली पर फिलहाल चल रही बहस पता हो। भारत की तरफ से सक्सगाम वैली पर पहले भी अपनी प्रतिक्रिया वैसे ही दी जा चुकी है जैसे सीपैक पर दी है। ऐसे में फिलहाल बीजेपी पर यह आरोप लगना कि यह वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, वन नेशन वन लॉ की बात करती है, वन नेशन वन टैक्स की बात करती है, तो क्या यह प्रेरणा वन नेशन वन पार्टी से ले रही है, ये तो बीजेपी ही बेहतर बता पाएगी। फिलहाल के लिए तस्वीरों से अगर जो मायना निकल पाता वो बात आपके सामने हमने रख दी है। आगे बढ़ते हैं साहब। इसके साथ साथ फिर जब जानकारी आगे निकलती है तो चर्चा निकल कर आती है कि इनका यह डेलीगेशन सीपीआईएम के लीडर्स से भी मुलाकात करता है और तस्वीरें उनकी भी बाहर आज की निकल कर आती हैं। और इनके लीडर्स यानी कि सीपीसी के जो लीडर्स हैं चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के, वो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद से भी मुलाकात करते हैं। और इस मुलाकात के लिए इनकी प्रतिक्रिया आती है, सरकार ने परमिशन दी थी तो मिल लिए। तो कुल मिलाकर के हमारे देश के अंदर पार्टी के नेताओं के आने के बाद कई प्रकार के प्रश्न उठे। में सबसे बड़ा प्रश्न यही, बीजेपी कब तक यह कहेगी कि यह नेहरू जी ने कहा, या कांग्रेस कब तक यह कहेगी कि आप कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले चीन के आगे बिक गए। क्यों नहीं हम कभी भी दोनों पार्टी वाले बैठकर दुनिया के सामने एक जैसा स्टैंड रख पाएंगे? ये कब होगा? हमारे देश की एक जो सबसे बड़ी जरूरत, हम राष्ट्रीय मुद्दों पर खूब बहस करें, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जब भी हों तो हम पूरे देश के लोग, सारे दलों के नेता पूरे देश को एक देश के रूप में रिप्रेजेंट कब करना शुरू करेंगे? असल मुद्दे पे बहस ये होनी चाहिए। अगर हम दुनिया के सामने राष्ट्र के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय रूप से रिप्रेजेंटेशन के समय झगड़ते दिखेंगे तो उन्हें हमारे यहां स्थान दिखेगा, फिर वो हमारे बीच में फूट डालने का प्रयास करेंगे। ये मेरी समझ कहती है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। देश के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे देश के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिसका बड़ा फायदा यह है कि हर विचारधारा, हर क्षेत्र, हर प्रकार की जो व्यवस्था है उसका रिप्रेजेंटेशन भारत की राजनीति में होता है। इस वजह से भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और दुनिया के लोग हमारे इलेक्शन रूपी
उस तप पर्व को देखने के लिए, गवाह बनने के लिए हाजिर होते हैं। उम्मीद है कि आप भी इस बात से निश्चित वास्ता रखते हो। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ साथियों के साथ साझा करके उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब करने की कहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।